हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोहर गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास के पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। देखेंगे आज सिंहासनी गांव की कहानी से। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव के एक लड़का छोटू प्राय अपने माँ को वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी जरूरतें जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती तो उसकी माँ उसे गांव के उन दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों के लाने के लिए अनाज देती है। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपये लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। छोटू का एक संबंधी था जो छोटू का एक संबंधी था जिसका नाम था श्याम कुमार, जो पटना में नौकरी करता था। एक बार होली के छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक बार होली की छुट्टी में जब नौकरी से छुट्टी में आया घर पे, तो छोटू को बुलाया। किसको बुलाया? छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को एक दिन शाम को वह छोटू को तो एक दिन शाम को छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। और कौन घुमाने ले गया? तो श्याम कुमार, जो पटना में नौकरी करता था। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और पैसे देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। जब पैसे देने का समय आया तो प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचित होकर अपनी संबंधी श्याम कुमार को जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले। जब छोटू देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि हम तो जो भी सामान खरीदते थे तो अनाज के बदले खरीदते थे, अब यह इनको बिना पैसे के, बिना अनाज के सामान कैसे मिला। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ ने जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं उसे वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। वह क्या है? मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तुओं को कीमत का भुगतान किए, वह कंप्यूटर युक्त बैंकिंग प्रणाली है। वह क्या है? कंप्यूटरी युक्त बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात इसे प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव और स्कूल के
के लौटकर अपने साथियों को विनिमय के विकास की इस प्रक्रिया को कहने का संकल्प लिया। अब आगे देखते हैं। हेडिंग है आर्थिक विकास की माप एवं सूचनांक, और क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक वस्तु के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस वस्तु को राष्ट्रीय आय अधिक होता है, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, वह देश विकसित कहलाती है। वह देश विकसित कहलाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, वह देश अविकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित देश कहलाता है। उसके बाद हेडिंग है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास की माप के लिए आर्थिक विकास के माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्ति की औसत आय का होती है। राष्ट्र आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में इसे लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश की 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देश की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,93,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश है। वह विकसित देश है। और वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश या विकासशील देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति था। 28,000 रुपये प्रति वर्ष था।
कुछ चिन्हित राज्यों के को अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है। चिन्हित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय, यह राज्य है, और 2000 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपए में। अब एक नंबर है, सबसे ऊपर है पंजाब। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 2000 से 2003 के अनुसार 26,000 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। और केरल के 2000 और 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय 22,800 रुपये है, और बिहार का प्रति व्यक्ति आय 5,700 रुपये है। इसलिए बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस प्रकार बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्यों में पंजाब का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कितना है? तो 26,000 रुपये अधिक है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो कितना है? 5,700 रुपये, 5700 रुपये। अगर विकास के मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय को प्रति व्यक्ति आय से अगर विकास मापा जाए तो पंजाब सबसे आगे होगा और बिहार सबसे पीछे होगा, यानी कि सबसे अधिक पंजाब का प्रति व्यक्ति आय है और बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। आगे बढ़ें तो क्या हेडिंग दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के हेतु महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न पेज नंबर 16 यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के विभिन्न देशों की तुलना में लोगों को शैक्षिक स्तर, उसके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक HDI का प्रश्न है तो इसके तीनों सूचकांक है: जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। फॉर्मूले के रूप में HDI बराबर जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्त सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। HDI 3 सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों में HDI दर 0 से 1 होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिकाओं 1.4 यानी कि इसमें द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 2004 के विभिन्न देशों के HDI मूल्य है। देश HDI के मूल्य, HDI के क्रम। देश HDI के मूल्य
और HDI क्रम। एक में 9वें HDI मूल्य है 0.965 और इसका HDI क्रम है 1। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया जिसका HDI क्रम है 0.57 और इसका HDI क्रम है 3। और उसके बाद है श्रीलंका जिसका HDI है 0.755 और उसका HDI क्रम है 93। उसके बाद पाकिस्तान है जिसका HDI मूल्य है 0.539 और उसका HDI क्रम है 134। उसके बाद भारत है जिसका HDI मूल्य है 0.611 और उसका HDI क्रम है 126। उसके बाद चीन है जिसका HDI मूल्य है 0.768 और उसका HDI क्रम है 81। उसके बाद बांग्लादेश है जिसका HDI मूल्य है 0.530 और उसका HDI क्रम है 137। स्रोत UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार। चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी। ये 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी। इसमें भारत का HDI मूल्य 0.611 है तथा इसका क्रम 126 पर है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक GDI की दरों से भारत में 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था। आगे देखें तो कह रहा है यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है और भारत जैसे बड़े देशों का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। किंतु भारत के विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण यह स्थिति सुधरने लगी है। इसके बाद देखेंगे हेडिंग है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। UNDP की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल 2002 में जारी की गई। अप्रैल 2002 में जारी की गई। आयोजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट NHDR में 1981, 1991 और तथा 2001 के लिए
राज्यों राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एचडीआई मूल्यों के अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दर भिन्न भिन्न थी। इस रिपोर्ट में विकास की दर भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। केरल का रैंक सबसे ऊपर था और बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। निर्धरता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुत मानव निर्धरता सूचकांक की निर्धरता को परंपरागत निर्धारित अनुपात से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव विकास निर्धरता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई। उसके बाद है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय को राष्ट्रीय विकास के सूचकांक मानते हुए अपने देश को पहली राष्ट्रीय विकास सूचकांक को बताया गया। विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता को व्यक्त क्षमता में कमी आई, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी काफ़ी वृद्धि हुई।